नमस्कार, स्वागत है आपका T1BC चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज का आज ही 7वां पार्ट होने वाला है। ठीक, देखते हैं इस सीरीज का 7वां पार्ट। पहला क्वेश्चन है आज का, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हों? तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से? कालीबंगा से मिले हुए हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है ना। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। ठीक, इसकी खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कौन किया था? अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में। ओके, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहले एक नदी हुआ करती थी जिन्हें सरस्वती नदी कहा जाता था। ठीक है, यह माना जाता है कि सरस्वती नदी आज पूरी तरह से सूख चुकी हैं। ठीक, लेकिन यह जो कालीबंगा स्थान है यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है और यह माना जाता है कि वह जो घग्घर नदी बह रही है इसके ही जगह पे पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। ठीक है, तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक, किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। अब कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? इराक का प्राचीन नाम क्या था? तो सभी लोगों को पता होगा कि इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था। क्या था? मेसोपोटामिया था। ठीक है, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। क्या? दो नदियों के बीच की भूमि या फिर दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। अब ये दो नदियां कौन सी थी जिसके मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई? तो वो दो नदियां थी दजला और फरात। ठीक, दजला और फरात नामक जो दो नदियां थी इन्हीं के बीच, इन्हीं के मध्य मेसोपोटामिया नामक सभ्यता विकसित हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का काल। तो वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कहीं कहीं यह 1500 से 500 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। ठीक, अब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के जो बीच में है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग वैदिक काल या ठीक क्या कहा जाता है? इसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक काल कहा जाता है या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। ठीक, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक, 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में अघन्या की संज्ञा किसे दी गई? वैदिक काल में अघन्या की संज्ञा किसे दी गई? तो अघन्या की संज्ञा गाय को दी गई। ठीक है, अघन्या किसे कहा जाता था वैदिक काल में? तो अघन्या गाय को कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है ऐसा जानवर जिसे मारा न जाए। ठीक है, यानी न मारे जाने योग्य जानवर को हम लोग अघन्या कहते थे और वह जानवर गाय थे। कौन थे? गाय थी। ठीक, आगे इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो पहला ज्वालामुखी एक है एटना। ठीक, एक एटना है और दूसरा स्ट्राम्बोली। ओके, एटना और स्ट्राम्बोली। अब स्ट्राम्बोली किस द्वीप पर स्थित है? इटली में जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह लिपारी या फिर लिपरी। ठीक है, लिपरी बोलो या फिर लिपारी जो द्वीप है वहां पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है इटली में। ओके, नेक्स्ट है इक्वाडोर। इक्वाडोर एक सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर में जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है?
कोटोपैक्सी, ठीक, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सक्रिय स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम। तो अमेरिका में जो स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है उसे हम लोग मोना लोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोना लोआ। और मोना लोआ कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि मोना लोआ अमेरिका के एक राज्य, उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है हवाई द्वीप, ठीक। अमेरिका के एक राज्य हवाई द्वीप में स्थित है कौन सी ज्वालामुखी? मोना लोआ। ओके। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, ठीक। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान सभा का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया। किसने? बी.एन. राव। इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। और इन्होंने ही क्या किया था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, यदि पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो नाम आता है बी.एन. राव का। किसका? बी.एन. राव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया, ओके, ठीक, लाया गया प्रस्ताव, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव था? तो वो था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव था जिसको सर्वप्रथम संविधान सभा के समक्ष लाया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन। तो भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1834 ईस्वी में हुआ। और किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ओके, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और लॉर्ड मैकाले कौन थे? तो यह इंग्लैंड के एक माने जाने वकील थे, ठीक, लायर। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। तो भारत में जो दास प्रथा प्रचलित थी उसको समाप्त करने का कार्य लॉर्ड एलनबरो ने किया था। लॉर्ड एलनबरो ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यह भी पूछा गया है कि कब किया था इन्होंने? तो 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में। ओके। और यह किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह भी अधिनियम के तहत हुआ था। किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया किस अधिनियम के तहत? तो वह भी अधिनियम, यह अधिनियम भी कौन सा अधिनियम था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और यही अधिनियम है जिसके तहत सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो हुआ वो ओपन कर दिया गया सबके लिए, है ना। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। ओके। अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं, ठीक, जीन अवस्थित होते हैं कहां पे अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में, ठीक है, गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत बीडल और टाइटम ने दिया था। किसने? बीडल और टाइटम ने दिया था। ओके। आगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। आपको पता होगा कि उन 3 क्षेत्रों के नाम क्या हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ओके। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है ना, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन आता है और वानिकी, ठीक। कृषि आप लोग जानते होंगे, पशुपालन भी जानते होंगे,
पशुओं को रखकर पालने का कार्य, मतलब दूध वगैरह जो निकाल के बेचते हैं, ठीक है, वो पशुपालन हो गया। मत्स्य पालन, मछलियों को पालकर उनको बेचने का कार्य मार्केट में करते हैं, ठीक है, यहाँ से भी इनकम होती है ना। कृषि आप लोग जान ही रहे हैं। खनन, खनन से भी जो इनकम होती है, खनन मतलब जो जमीन के अंदर पड़े हुए है ना तत्व हैं, या फिर जैसे कोयला वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो वो सब खनन के अंतर्गत आता है, ठीक। वानिकी क्या हो गया? वानिकी मतलब वन, है ना। वन से क्या क्या मिलता है? जैसे आपका शहद हो गया, है ना, फल हो गया, ये सारी चीजें वन से मिलती हैं। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और जलपूर्ति, ठीक। निर्माण भी और विनिर्माण भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब निर्माण और विनिर्माण में अंतर क्या है? निर्माण बेसिकली वो चीजें होती हैं, जैसे जैसे कोई मशीन बनाना है, ठीक है, कोई मशीन बनानी है, तो उस मशीन के जो कलपुर्जे हैं वो दूसरी जगह से, कई जगहों से आए हुए हैं, और उसको एक जगह पे असेंबल करने का कार्य, यानी जोड़ देने का कार्य किया जाता है, वो बेसिकली आपका निर्माण हो गया, ठीक। और विनिर्माण किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोला जाता है। ये फैब्रिकेशन होता है और ये मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ होता है कि एक ऐसा जगह, ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे छोटे से लेकर बड़ी चीजों तक सारी चीजें बनाई जाती हैं, और फिर वहां पे उस चीज का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी मशीन को आपको बनाना है, तो उसके कलपुर्जे भी वहीं बने हुए हैं, ठीक है, और सारे कलपुर्जों को जोड़ करके पूरी एक मशीन बनाने का कार्य भी वहीं हुआ हो, तो वो विनिर्माण के अंतर्गत आएगा, ठीक। विद्युत, विद्युत आप लोग जानते होंगे, है ना, बिजली, बिजली की आपूर्ति वही विद्युत है। और जलपूर्ति मतलब जल का जो, जल की जो सप्लाई की जाती है वो जलपूर्ति। ये सारे क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ओके। अब तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र को ही हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से भी जानते हैं। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है चिकित्सा, है ना, चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया तो उसको कहाँ पे सेवा मिलेगी? तो हॉस्पिटल में, है ना, चिकित्सा के द्वारा उसकी सेवा की जाएगी। परिवहन, आपको कहीं जाना आना है तो किससे जाना होगा? ट्रेन से जा सकते हैं, है ना, या फिर बसों से जा सकते हैं, ठीक। तो वो सब चीजें जो भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। परिवहन, शिक्षा आप लोग जान ही रहे हैं, एजुकेशन, है ना। बैंकिंग और बीमा, ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होगी। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग से रिलेटेड जितने कार्य हैं, है ना, वो सब किस तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बीमा, बीमा आप लोग जान ही रहे होंगे, इंश्योरेंस जिसको बोला जाता है। होटल, होटल में भी जो सेवाएं दी जाती हैं वो भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो गए, ठीक। मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है। और कभी कभी ये पूछता है कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, निर्माण, विनिर्माण, है ना, या विद्युत, है ना, पशुपालन या मत्स्य पालन, है ना, वानिकी, ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें पूछ लेगा बैंकिंग सेवा, होटल, ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूछ लेगा नहीं, पूछता है, ध्यान रखना मेरी बात, इसलिए इसको ठीक से कर लेना है ना। ये ठीक है, ये आज का 7वां सेट है। आप लोग इसको कंटिन्यू करते चलिए, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार इसको पढ़ेंगे, तब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये साइंटिफिक अप्रूव्ड है कि कम से कम आपको किसी चीज को याद रखने के लिए 3 बार तो पढ़ना ही होता है ना। तो एक बार, 2 बार, एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर दूसरे दिन इसको दूसरी बार पढ़ लीजिए, फिर 2-4 दिन बाद बीत जाए या एक हफ्ता बीत जाए तो तीसरी बार पढ़ लीजिए। एक साथ ही नहीं पढ़ना है, ठीक है, टाइम देकर पढ़ना है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसको 3 बार पढ़ना है टाइम दे के। पहले एक दिन पढ़ लीजिए, फिर दूसरे दिन रिवीजन कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए और एक हफ्ते बाद इसको पढ़िए, ठीक है। ऐसे करके आप यदि 3 बार इसको पढ़ लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।